स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम हाइट 20 मीटर. A line joining the point of projection to a striking point on ground makes 45-degree angle from horizontal. Then find out velocity of projection. बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका डायग्राम शो करते हैं. ऑब्जर्व कीजिए किसी हाइट से हमने पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है. बच्चों हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मान लेते हैं u जो हमें कैलकुलेट करनी है. और क्वेश्चन में बोला गया हॉरिजॉन्टल मोशन है तो कुछ इस तरह से इसने अपना मोशन परफॉर्म किया होगा. बिल्कुल. अब बच्चों इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बोली गई है कि लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू स्ट्राइकिंग पॉइंट. बच्चों ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और ये है स्ट्राइकिंग पॉइंट. इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो 45 डिग्री का एंगल बना रही है फ्रॉम ग्राउंड. ऐसा क्वेश्चन में दिया है, हॉरिजॉन्टल से बना है. बच्चों हाइट हमें क्वेश्चन में दी है 20 मीटर. बच्चों अब यहां पर वैसे तो हम लोग एक डायरेक्टली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं. ऑब्जर्व कीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसका एक एंगल 45 डिग्री है. तो बच्चों अपने को पता है कि एक एंगल अगर 45 है, ये 90 है और ये एंगल भी 45 है, क्योंकि हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों एडिशन ट्रायंगल में तीनों एंगल का एडिशन 180 होता है. तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45. तो बच्चों हमको ये दिखाई दे रहा है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल. और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में दो एंगल अगर 45 के हैं, ये हाइपोटेन्यूस है, तो ये दोनों साइड्स जो होंगी वो एग्जैक्टली सेम लेंथ की होगी. मतलब ये भी क्या होगी 20 मीटर. तो ये हो गया हमारे लिए h और ये क्या हो गया रेंज. बिल्कुल. और बच्चों ये चीज अगर हम लोग एकदम से वहां पर प्रॉपर्टी याद नहीं आए तो ये 45 है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस. सो हियर आई कैन अप्लाई 10 45 इज इक्वल टू h बाय r. h की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20, तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 20 मीटर. बिल्कुल. तो बच्चों इस तरह से हम लोग उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं. अब बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है सॉल्व करने के लिए. u निकालना है, h हमें पता है, r हमें पता है. बिल्कुल. क्या ऐसी कोई इक्वेशन हमारे पास है जिसमें u r h ये सब आते हो? तो पता है हॉरिजॉन्टल रेंज. और रेंज की इक्वेशन होगी u रूट ऑफ 2h बाय g. बच्चों रेंज है 20, u हमें निकालना है, h की वैल्यू हुई 20 और g की वैल्यू मान लेते हैं 10. 0 से 1 0 कैंसिल, 2 और 2 4 का रूट कितना हो जाएगा 2. तो बच्चों u की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकंड, जो इस क्वेश्चन का आंसर है. बिल्कुल. तो बच्चों क्वेश्चन अब हम लोग नोटिस कर रहे हैं, बड़े आसान क्वेश्चन इस पर बनते हैं. डायरेक्टली वैल्यूज गिवन होती है, पुट कीजिए, आंसर निकालिए. इन क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा हमें ऐसे कोई कंडीशन नहीं मिलती जिसमें कुछ टफ सा हमें दिखाई दे रहा है. बिल्कुल सर. बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Two buildings A and B are present at horizontal distance of 180 meter from each other. With the height of A is 45 meter more than B, then find out minimum horizontal velocity required to project a body from building A to B. बच्चों इसका डायग्राम पहले समझ लेते हैं, उससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा. ऐसा लगेगा जैसा ऐसा ही क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया हुआ है. तो देखिएगा, अगर कोई बिल्डिंग है A जो B से 45 मीटर हाइट है. बिल्कुल सर. तो अगर मैं मान लेता हूं इसको B और ये क्या हो गया A. बच्चों अगर इनका ढंग से मैं इन दोनों के बीच में डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी, B की कुछ भी हाइट हो तो A की उतनी तो है, पर उससे कितनी ज्यादा है 45. इसका मतलब ये एक्स्ट्रा पार्ट 45 मीटर है. अब बच्चों ये एक्स्ट्रा पार्ट 45 मीटर है, यहां से मुझे ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना है विद सम मिनिमम वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल मिनिमम वेलोसिटी. इसका मतलब फेंकना तो मुझे ऐसा है और ऐसे फेंकना है कि जस्ट ये स्टेप पहुंच जाए. बिल्कुल. ज्यादा फेंकेंगे तो पहुंच ही जाएंगे. बिल्कुल सर. मतलब कम से कम कितनी पहुंच पाए. बिल्कुल 100% सर. तो इसका मतलब क्या बच्चों, ये जो डिस्टेंस है इसकी रेंज हो गई और रेंज आपको दे रखी है 180 मीटर. इसका मतलब ये इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ये 180 मीटर है और यही आपका रेंज भी है. तो मैं इसको r भी लिख सकता हूं बच्चों. और अपन ध्यान दें तो यहाँ पर इन बिल्डिंग्स का कोई काम नहीं रहा. अब प्रोजेक्टाइल मोशन देखो तो प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर एंड हुआ. तो इसने कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर करा 45. क्या बच्चों इसी को मैं इसका h कह देता हूँ. अगर मैं इसको h बोल दिया तो h मिल गया, r मिल गया 180 मीटर. अब अपने को ढूंढना क्या है मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. क्या ऐसा ही क्वेश्चन आपने पहले भी तो किया है. इसका मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो r इज इक्वल टू u इनटू अंडर रूट ऑफ 2h बाय g. बच्चों r की वैल्यू 180, u आपको ढूंढना है अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 45 अपॉन 10. बच्चों 45 इंटू 2 90 बाई 10 9 अंडर रूट 9 3.
तो बच्चों यहाँ से हो गया u is equal to 180/3 which is 60 equals to 60 मीटर पर सेकेंड, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। स्टूडेंट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और लिखा हुआ है अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विथ स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट 70 मीटर। पहले इसको ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर इसको हम लोग ड्रॉ करें तो बच्चों मानकर चलिए कि यहाँ पर कोई एक हाइटेड बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की हाइट हमें क्वेश्चन में दे रखी है 70 मीटर, ऐसा हमें दिया गया है। क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों बॉडी को अपवर्ड प्रोजेक्ट किया है 50 से एट एन एंगल 30। मानकर चलिए कि यहाँ पर हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर बॉडी है जिसको हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है लाइक दिस विद स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री। ऐसा बच्चों हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बच्चों सोच के देखिए कि अगर ऐसा हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया किसका, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का, जिसमें बॉडी को किसी एंगल पर फेंका है, पर इसमें बॉडी सेम लेवल पे ना गिरते हुए कुछ इस तरह से नीचे आके गिरेगी लाइक दिस, ऐसे ही आके गिरेगी। अब क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड आउट टाइम आफ्टर विच द बॉडी रीचेज ऑन ग्राउंड एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। तो फुट ऑफ द टावर से जो डिस्टेंस है, मतलब हमें ये रेंज निकालनी है और टाइम कैलकुलेट करना है इस तरह से मूव करने का। तो बच्चों जब हम लोग टाइम यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्जर्व कीजिए, मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब भी हमें टाइम ऑफ फ्लाइट जैसी चीज निकालनी हो हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन पर ध्यान दीजिए। अपने आप वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगाएं, क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन पर फोकस करें तो ये हो गया बॉडी का नेट डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वेक्टर एस। बिल्कुल, जिसमें जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा स्टूडेंट्स, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये कहलाएगा, वो भी नीचे की तरफ। तो बच्चों इसको मैं बोल सकता हूं h इज इक्वल टू 70 मीटर डाउनवर्ड्स, जो कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, r, जो हमें कैलकुलेट भी करना है जैसा कि क्वेश्चन में लास्ट में लिखा हुआ है। तो बच्चों अगर हम लोग इसकी इनिशियल वेलोसिटी पर ध्यान दें तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये हो गया वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच्चों ये हो जाएगा 50 cos 30, और 50 cos 30 को अपन लिख सकते हैं 25√3 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा 50 sin 30 जिसको हम लोग uy इज इक्वल टू 25 लिख सकते हैं। बिल्कुल सर। अब बच्चों अगर हम लोग वर्टिकल मोशन पर ध्यान दें टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए तो मैंने अप्लाई कर दिया sy इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², जिसमें सभी पैरामीटर्स कौन से लिए, y डायरेक्शन के। बिल्कुल बच्चों आप जानते हैं ना कि हम लोग जब भी ये इक्वेशन लगाते हैं हर एक क्वांटिटी को विथ साइन प्लेस करते हैं, यानी कि वेक्टर फॉर्म में, यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हम लोग यहां पर प्लेस करते हैं। तो यहां पर sy का मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। और बच्चों अभी अभी हमने बात की डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इज -70, क्योंकि डाउनवर्ड इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव। बिल्कुल सर। तो बच्चों ये हो गया -70। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कहां थी, अपवर्ड्स, दैट्स व्हाई +25 इंटू t हमें निकालना है। एक्सेलरेशन बच्चों हो गया -10, क्योंकि g हमेशा डाउनवर्ड्स है। तो बच्चों इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करें तो -70 इज इक्वल टू 25t, और ये हो जाएगा -5t²। बच्चों इसमें सभी टर्म्स को एक साथ ले लें तो 5t² -25t -70 इक्वल टू 0। बच्चों नोटिस कीजिए क्या ये पूरी इक्वेशन 5 से डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा t² -5t -14 इक्वल टू 0। अब बच्चों हमें दो ऐसी टर्म्स चाहिए, दो ऐसी वैल्यूज चाहिए जिनको ऐड करें तो -5 और मल्टीप्लाई करें तो -14। तो -5 और -14 इसके लिए क्या क्या हो सकती है, -7 + 2, -7 + 2 बिल्कुल सही सर। तो ये हो जाएगा -70 + 2t -14 इक्वल टू 0। बच्चों यहां से t कॉमन निकाल दें तो t -7, और यहां से +2 कॉमन निकाल दें तो अगेन t -7 इक्वल टू 0। तो बच्चों t -7 और एक हो गया t +2 इक्वल टू 0। इनको बारी बारी से 0 के साथ इक्वेट करें तो बच्चों एक आंसर आएगा t इक्वल टू -2 सेकेंड, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि टाइम इंटरवल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। और दूसरा टाइम आएगा t इक्वल टू 7 सेकेंड, और वही इस क्वेश्चन का सही आंसर भी है। अब इसी में बच्चों हमें नेक्स्ट पॉइंट पूछा गया था रेंज। अब रेंज हमें जब कैलकुलेट करनी है तो रेंज हम लोग कैसे निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। बिल्कुल। तो बच्चों सेकंड पार्ट को अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, 25√3 इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 7। तो बच्चों यहां से हमारे पास जो आंसर आएगा 25 × 7 कितना होगा, 175। बिल्कुल सर। इंटू √3 मीटर, ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ रेंज। सर बच्चे कभी कभार इसके अंदर कोई गलती कर देते हैं, एक बार अपन चीज़ को भी क्लियर कर देते हैं।
बच्चे सर बहुत बार क्या करते हैं कि जैसे ये हाइट देखते हैं और वेलोसिटी कुछ देखते हैं, वो टाइम का फॉर्मूला देखते हैं √2h/g। बिल्कुल। तो क्या वो लगाना सही नहीं है? हाँ। तो उस चीज को एक बार और बच्चों को एक्सप्लेन कर देते हैं। बिल्कुल। तो स्टूडेंट देखिए, सर ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आप लोगों के लिए, और सर का कहना है कि यहाँ पर जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, √2h/g अप्लाई कर देते हैं। बच्चों √2h/g तो हम लोग तब अप्लाई कर रहे थे जब इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी, 0, और यहाँ पर आपने नोटिस किया इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 नहीं है। हाँ, बट यस, आप लोगों को एक और मेथड यहाँ पर हम लोग सॉल्व करके बता सकते हैं जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। बच्चों इस डायग्राम में अब थोड़े से मैं चेंजेस कर रहा हूँ, आई होप आप सभी ने ये डायग्राम नोट कर लिया होगा। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, इस डायग्राम में अगर हमको सॉल्व करना है तो कुछ ऐसा हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्जर्व कीजिए, नोटिस कीजिए बच्चों, आप क्या कीजिए, इतने से पार्ट को अलग सॉल्व कीजिए। इतने से पार्ट को आप सॉल्व कर सकते हैं किसे, 2u/g से, जो 2u sin θ/g हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए। तो ये सेम लेवल तक के लिए हमारे पास क्वेश्चन का यहां से यहां तक का टाइम हो जाएगा। और दूसरे केस में बच्चों अगर आपको यहां पर देखें तो यहां पर जो वेलोसिटी होगी, याद है बच्चों आपको, सेम लेवल सेम स्पीड, तो इस लेवल पर स्पीड अगर 50 थी तो यहां पर भी कितनी होगी, 50, जिसकी हॉरिजॉन्टल वैल्यू तो हमेशा फिक्स होगी, पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना होगा, -25, क्योंकि अब ये डाउनवर्ड है। तो आप इतने से पार्ट को अलग सॉल्व कर लें, इतने पार्ट को अलग सॉल्व करें 2u sin θ/g से, और इस पार्ट को अलग से सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करोगे, s = ut + ½ at² इन y डायरेक्शन, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, -70। अब इस सेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, -25 इंटू टी, एक्सेलरेशन -g/t²। इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो टाइम आएगा और एक टाइम जो आपने यहां से निकाला, दोनों को ऐड कर दोगे, अभी भी 7 सेकंड ही आएगा। पर ठीक है ना, इतना लेंदी हमें क्यों जाना जब हमें इक्वेशन ऑफ मोशन से एक बार में इसका आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल सर। बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर द गिवन डायग्राम फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। बच्चों डायग्राम की खासियत देखें, कोई बिल्डिंग है 100 मीटर की और वहां से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं विद इनिशियल स्पीड 40√2 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा 45 डिग्री और डाउनवर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। बच्चों यहाँ पर अगेन y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, इसका मतलब वी कैन नॉट यूज द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट एज √2h/g। तो वहां पर अगर ऐसा फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते तो देखो ध्यान से, इसका अगर मैं मोशन देखूं तो इसका मोशन ऐसा कुछ हुआ होगा, बिल्कुल, ये उसकी रेंज होगी, और इस पॉइंट से नीचे आने तक का जो टाइम होगा वो अपना t होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बच्चों जब भी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 नहीं है और किसी हाइट से फेंका गया है, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो, आपके फटाफट से आंसर आएंगे। अब बात करें सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट की, तो यूज कर रहा हूं सेकंड इक्वेशन। क्या सेकंड इक्वेशन के अंदर अपने पास था sy = uyt + ½ ay/t²। बच्चों अपन से y डायरेक्शन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। बात कर रहे हैं sy, क्या पार्टिकल ऊपर से नीचे यहां तक पहुंचा, वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 100 मीटर डाउनवर्ड्स है, इसका मतलब लिख सकता हूं मैं -100। अब बच्चों दूसरा काम आएगा uy। बच्चों ये तो आपको u वेक्टर दे रखा है इनिशियल, इसके दो कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे, तो कंपोनेंट्स ध्यान से देखना। क्या इसका ux कंपोनेंट इधर होगा, दैट इज इक्वल टू u cos 45 विच इज इक्वल टू 40√2 cos 45। क्या cos 45 1/√2 होगा, 40 मीटर पर तो 40 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर मैं नीचे की बात करूं तो ये होगा uy विच इज अगेन इक्वल टू 40√2 sin 45 1/√2। तो क्या यहां पर uy की वैल्यू अगेन 40 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स। तो बच्चों मैं यहां uy लिख सकता हूं, uy इज इक्वल टू -40t, ay इज -g ½ g t²। अब बच्चों g की वैल्यू कितनी होती है, 10। क्या 10 10 10 कैंसिल आउट हो गए। बच्चों अगर मैं यहाँ पर सारे माइनस भी कैंसिल आउट कर दूं तो क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस कैंसिल आउट हो गए। क्या यह पॉजिटिव ½ है, इसको इधर ले आएंगे तो या फिर 10 को इधर ले आते हैं तो क्या बच जाएगा ½ यहाँ पर पॉजिटिव 4t था, -10 इज इक्वल टू 0। बच्चों इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दे ताकि इक्वेशन अच्छी से बन जाए। तो t² + 8t - 20 इज इक्वल टू 0। क्या अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन गई, क्या अगेन मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी है, तो मिड टर्म स्प्लिटिंग ऐसी कि इसका मल्टीप्लिकेशन -20 है और जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 8 के बराबर हो। तो क्या लिख सकते हैं इसको, t² + 10t - 2t - 20 इक्वल टू 0। बच्चों पहली 2 टर्म में से मैं t कॉमन ले रहा हूं, तो ये t + 10
सेकंड दो टर्म से -2 कॉमन ले रहा हूं तो अगेन t प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहां से बचेगा बच्चों t प्लस 10 कॉमन ले लिया तो अंदर t माइनस 2 बच गया विच इज इक्वल टू 0। यहां से एक t की वैल्यू तो आ गई अपने पास -10 जो पॉसिबल नहीं है, और एक t की वैल्यू आ गई +2 वो जो पॉसिबल है बिकॉज टाइम पॉजिटिव होगा। और बच्चों यही t टाइम ऑफ फ्लाइट इसलिए लिख रहा हूं कैपिटल T इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो बच्चों अपने को पहला पार्ट का आंसर हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। और बच्चों हॉरिजॉन्टल रेंज तो बहुत सिंपल सी बात होती है, क्या ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज होती है r, क्या ये ux इंटू t के बराबर होता है। ux की वैल्यू अपनी है 40 तो आई कैन से 40 इंटू 2 दिस इज इक्वल टू 80 मीटर। और ये बच्चों सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। An aeroplane is traveling horizontally at a height of 2000 meter from the ground. The aeroplane, when at a point P, यहाँ पर, drop a bomb to hit a stationary target Q on the ground. In order that the bomb hits the target, what angle theta must the line PQ make with the vertical? और G की वजह आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों यहाँ से बात को समझना कि अगर ये जो एरोप्लेन है ये मूविंग है तो उसके अंदर जो बॉम्ब है वो भी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मूविंग है हॉरिजॉन्टली, बिकॉज उसकी स्पीड बिल्कुल एरोप्लेन की स्पीड के बराबर होगी और डायरेक्शन भी सेम होंगे। इसका मतलब उसके पास पहले से ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी है। अगर जो इंसान एरोप्लेन में बैठा है, सपोज मैं एरोप्लेन के तो बैठा हूं और मैंने कोई बॉम्ब को ऐसे ड्रॉप किया, तो जैसे ही मैंने ड्रॉप करा वो मेरे हाथ से छूटते ही उसके पास जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो अभी भी होगी, बिकॉज अपन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 मानते हैं। इसका मतलब कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी तो उसके पास सेम टू सेम होगी जो एरोप्लेन के पास है। और रही बात वर्टिकल वेलोसिटी की, तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी अब वो नीचे आ रहा होगा, तो उसके पास दो तरह की वेलोसिटीज होगी, एक तो हॉरिजॉन्टल बिकॉज ऑफ एरोप्लेन, एक वर्टिकल बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो बच्चों जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों वेलोसिटी आ गई तो मोशन कैसा दिखाई देगा आपको? पैराबोलिक। इट इज जस्ट लाइक अ प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट, या फिर आप कह सकते हो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो बच्चों इस केस के अंदर अगर मैं यहां पर इसका डायग्राम बनाऊं तो जिस पॉइंट को बॉम्ब को छोड़ा गया, बॉम्ब वहां से कभी भी बिल्कुल सीधे नहीं गिरेगा, बिकॉज उसके पास कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो उसका जो मोशन होगा वो कुछ ऐसा होगा। अगर वो इस पाथ पे आते हुए क्यू टारगेट पे टकराएगा तो क्या ये जो डिस्टेंस है ये उसकी रेंज कहलाएगी? बिल्कुल। तो ये अपने को r मालूम करना है, ये h अपने को मालूम है, और बच्चों r क्यों मालूम करना है? बिकॉज ये जो एंगल थीटा वर्टिकल से दे रखा है, अगर मैं एंगल अल्फा को हॉरिजॉन्टल से निकाल लूं तो अल्फा से मुझे थीटा मिल जाएगा 90 माइनस करने पर। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे थीटा निकालने के लिए अल्फा निकालेंगे तो और इजी हो जाएगा। अब बच्चों r निकालना है, याद करो r का फॉर्मूला क्या था? r इज इक्वल टू ux into t which is equals to root of 2h by g। अब बच्चों ux क्या? x डायरेक्शन की वेलोसिटी। अगर x डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है? 100 मीटर पर सेकंड इनटू अंडर रूट ऑफ 2 into h, h is 2000 मीटर अपॉन g which is 10। कैंसिल आउट कर दिया, यहां बचा 400 का अंडर रूट लेंगे तो होगा 20 इंटू 100 2000, तो रेंज की वैल्यू आ गई 2000 मीटर। बच्चों रेंज आ गई अपने पास 2000 मीटर। यहां से आप क्या देख सकते हैं कि हाइट और रेंज बिल्कुल इक्वल है। इसका आप वर्बली सॉल्व कर सकते हैं कि 10 अल्फा की वैल्यू 1 आएगी, तो आप चेक करें, यहां मैं लिख सकता हूं 10 अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज हाइट विच इज 2000 एंड बेस इज ऑल्सो 2000 बिकॉज रेंज की वैल्यू भी 2000 है। वैल्यू हो गई 1। इसका मतलब अल्फा हो गया 45 डिग्री। अल्फा 45 है तो थीटा कैसे निकालेंगे? थीटा इज 90 माइनस अल्फा व्हिच इज आल्सो इक्वल टू 45। एग्जैक्टली सर, तो आंसर हो गया 90 माइनस, बच्चों 45 यहां रखेंगे तो डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं दैट इज 45 डिग्री। तो बच्चों थीटा का आंसर आ गया 45 डिग्री। स्टूडेंट्स अब जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप जैसा देख पा रहे हैं लिखा हुआ है कंडीशन फॉर कोलिजन। बच्चों इस तरह का क्वेश्चन जो है वो हमें एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, या इस तरह के क्वेश्चंस जब भी हमारे सामने प्रैक्टिस के दौरान मिलते हैं, स्पेशली इन प्रोजेक्टाइल मोशंस, तो वहां पर इन क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। पर पहले हम लोग ये चेक करना सीखें कि दो पार्टिकल अगर एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं तो कोलाइड करने की क्या शर्त हमें वहां पर उनके बीच में चेक करनी चाहिए। तो स्पेशली बच्चों हम लोग एक पर्टिकुलर कंडीशन पर बात कर रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है द टू पार्टिकल्स आर मूविंग, पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2, they are moving with their constant velocities. The particles are moving with their constant velocities or can say their relative acceleration is equal to 0.
अब हमें इस क्वेश्चन में पता करना है कि ये दोनों एक दूसरे से टकरा सकते हैं या नहीं। तो बच्चों ये चेक करने के लिए सबसे अच्छा मेथड होता है कि एक को ऑब्जर्वर बना दो और उसके रिस्पेक्ट में दूसरे को नोटिस करो। याद है हम लोगों ने रिलेटिव मेथड में ये सीखा हुआ है कि साइमल्टेनियसली अगर दो पार्टिकल चल रहे हैं तो ऐसा कीजिए किसी एक पार्टिकल को रोक दीजिए और उसके रिस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल को ऑब्जर्व कीजिए। बिल्कुल सर। तो बच्चों इसमें हमारी जो चॉइस है, हम किसी भी एक पार्टिकल को ऑब्जर्वर बना सकते हैं। बच्चों हम चाहते हैं कि हम लोग यहां पर सेकंड पार्टिकल को ऑब्जर्वर बना दें। ठीक है। तो बच्चों इसको मैंने ऑब्जर्वर बना दी। अब मुझे यह चेक करना है कि 1 और 2 के बीच में कॉलिजन होगा या नहीं। तो इनके बीच में कॉलिजन होने की क्या शर्त मुझे चेक करनी है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले मुझे क्या करना है, दोनों में से जो अपनी मर्जी किसी भी एक को अपन क्या बना दे, एक ऑब्जर्वर। बच्चों इसको मैंने ऑब्जर्वर बना दिया और ऑब्जर्वर बनाने के बाद इन दोनों पार्टिकल को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, जिसको बोलेंगे लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स 1 and 2। तो मैंने क्या किया बच्चों, इस फर्स्ट और सेकंड पार्टिकल को एक लाइन से ज्वाइन कर दिया, कुछ इस तरह से यहां पर मैंने इसको ज्वाइन किया हुआ है। अब जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि इसको मैंने ऑब्जर्वर बना दिया, तो फिर इसकी वेलोसिटी का हमें क्या करना है। आपको पता है कि इसको ऑब्जर्वर बना दिया मतलब ये खुद को हमेशा रेस्ट पे मानेगा और अपनी वेलोसिटी दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में दे देगा। तो बच्चों इसकी वेलोसिटी मैं यहां से खत्म कर रहा हूं और इसकी वेलोसिटी दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में दे रहा हूं। तो बच्चों एक वेलोसिटी इसके पास ऑलरेडी है जो इसकी खुद की है, दैट इज v1, और इसके हेड पर इसकी टेल जुड़ जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज -v2। तो बच्चों हमने क्या किया, इसकी जो वेलोसिटी थी वो इसको अपोजिट डायरेक्शन में दे दी। तो बच्चों सबसे पहली स्टेप क्या थी, ऑब्जर्वर बना दो एक को। दूसरी स्टेप क्या थी, जो दो पार्टिकल आप ऑब्जर्व कर रहे हो उनको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। तीसरी स्टेप क्या थी कि जो उस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी थी वो पहले वाले को अपोजिट डायरेक्शन में दे दो। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, ये फर्स्ट वेक्टर पे दूसरे वेक्टर की टेल। बिल्कुल। तो अपोजिट ऑर्डर में जो हम लोग बनाते हैं, आप अच्छे से जानते हो, उस अपोजिट ऑर्डर में हम लोग क्या बनाते हैं, रिजल्टेंट, और इस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। बच्चों नोटिस कीजिए, ये ऑब्जर्वर क्या देख रहा होगा कि ये जो पहला पार्टिकल है वो मेरे रिस्पेक्ट में डायरेक्टली नीचे आ रहा है। मतलब इस दूसरे को लग रहा होगा कि पहला पार्टिकल डायरेक्टली मेरी तरफ आ रहा है और मुझसे आके टकराने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यही कहलाती है कंडीशन ऑफ कॉलिजन, कि अगर एक पार्टिकल को आपने ऑब्जर्वर बना दिया और उसके रिस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी, जिसको अपन रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं, अगर वो रिलेटिव वेलोसिटी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग है, अगर वो रिलेटिव वेलोसिटी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग है, तो डेफिनेटली ये दोनों पार्टिकल वहां पे टकराने जा रहे हैं। और भी क्या शर्तें होती हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल हम लोगों ने एक बेसिक पॉइंट डिस्कस किया कि कॉलिजन को अपने को कैसे चेक करना है। एक को रोको, उसके रिस्पेक्ट में दूसरे को देखो, उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग करो और जिसको आपने ऑब्जर्वर बनाया उसकी वेलोसिटी दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में दे दो, और रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग है, दैट मींस दे विल कोलाइड। और इसी को बच्चों हम लोग यहां पर फेयरली एक्सप्लेन कर रहे हैं। नोटिस कीजिए, द टू पार्टिकल्स, लाइन ज्वाइनिंग, पार्टिकल फर्स्ट के पास वेलोसिटी क्या थी, v1, जो उसकी ओरिजिनल वेलोसिटी थी। v2 को हमने ऑब्जर्वर बना रखा है, आई मीन 2 को ऑब्जर्वर बना रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी हमने इसको अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरह से दे दी। तो बच्चों फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट के हेड पर दूसरे की टेल, अपोजिट ऑर्डर में क्या आ गया बच्चों, रिजल्टेंट, जिसका नाम है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी, एंड दिस रिलेटिव वेलोसिटी इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स 1 and 2, दैट मींस दे विल कोलाइड। अब बच्चों ये तो हम लोगों ने एक कंडीशन सामने देखी कि टकराने की शर्त क्या होती है। अब जो हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, अब उस पर चर्चा करेंगे और कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमें ये सारी बातें और अच्छे से क्लियर होगी। बिल्कुल सर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टू पार्टिकल्स A and B मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटीज v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर एट द इनिशियल मोमेंट, देयर पोजीशन वेक्टर्स आर r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कंडीशन फॉर पार्टिकल A and B फॉर देयर कोलिजन। बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको एक चीज बोल रखी कि जो दो पार्टिकल है उनके इनिशियल पोजीशन वेक्टर आपको दे रखे हैं, इसका मतलब विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन उनकी पोजीशंस के जो वेक्टर बने वो है r1 वेक्टर और r2 वेक्टर। तो बच्चों सबसे पहले कोशिश करते हैं अपन कि उनको पहले मार्क कर देते हैं। तो सपोज अपने पास दो एक्सिस है, y एक्सिस और x एक्सिस। जब मेरे पास एक y और एक x एक्सिस है तो ये मैंने लिख दिया y और x एक्सिस। अब यहां पर मैं दो पार्टिकल्स मार्क कर रहा हूं, तो एक पार्टिकल यहां पर आ गया, दूसरा पार्टिकल यहां आ गया। अगर इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, ओरिजिन, तो बच्चों ये हो गया r1 वेक्टर और ये वाला हो गया r2 वेक्टर। इसका मतलब पार्टिकल 1 का पोजीशन वेक्टर और पार्टिकल 2 का पोजीशन वेक्टर। बच्चों यहां से एक बात समझ में आती है कि ये तो इनकी इनिशियल मार्किंग हो गई और आपको बता रखा है कि A और B कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहे हैं।
ए की वेलोसिटी है v1 V1 वेक्टर और b की है v2 वेक्टर। बच्चों इनको कोलाइड होना है। कोलाइड होना है, अगर मैं अभी रिलेटिव वर्क नहीं कर रहा, मैं विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात कर रहा हूं, तो इन दोनों को एक दूसरे की तरफ आना होगा। अब मेरे को ये मालूम नहीं है कि v1 वेक्टर का डायरेक्शन क्या है और v2 वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, तो अपन एक कोई जनरल डायरेक्शन ले लेते हैं। तो बच्चों मैंने यहां पर मान लिया कि जनरल डायरेक्शन है v1 वेक्टर का इधर और v2 वेक्टर का भी इधर। बच्चों ये कोलाइड कब होंगे? जब यहां ओरिजिन के रेस्पेक्ट में यहां का जो पॉइंट होगा या जो पोजीशन है ये दोनों के लिए कैसे हो जाए, सेम हो जाए सेम टाइम पर। सेम टाइम वर्ड क्यों बोला? ऐसा मत सोचना कि सर इसकी स्पीड तेज हुई, दूसरे वाले की स्पीड कम हुई, तो ये पहले यहां पहुंच गए बाद में पहुंच गया, तो कोलिजन थोड़ी ना होगा। कोलिजन के लिए तो दोनों को सेम टाइम पर उसी पॉइंट पे पहुंचना पड़ेगा, तब जाके कोलिजन होगा। तो बच्चों इसकी वेलोसिटी थी अपने पास v1, इसकी वेलोसिटी थी v2। तो बच्चों जब t टाइम की बात कर रहा हूं तो t टाइम में इसने कितना कवर कर लिया होगा? v1t, और इसने कवर कर लिया होगा वेक्टर v2t। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि v1t और v2t आके वो पार्टिकल चल के इस पॉइंट पे आके दोनों पार्टिकल मिल गए, और मिल गया मतलब कोलिजन हो गया। मतलब अगर सर सॉरी हम लोग ये बोल सकते हैं कि दोनों को सेम टाइम में सेम पॉइंट पर आना पड़ेगा फॉर द एग्जैक्टली सर, बिल्कुल सेम टाइम पर सेम पॉइंट पे आना है फॉर कोलिजन। अब बच्चों जैसे अपन ने कहा कि टाइम तो सेम होना चाहिए, अब क्या ध्यान देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर मैं पोजीशन वेक्टर बनाऊं इस पॉइंट का जहां पर कोलिजन हुआ, तो इसको मैं कह देता हूं आरपी वेक्टर। बिल्कुल। तो क्या आरपी वेक्टर इज सेम फॉर बोथ द पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा उसके बराबर है? बच्चों मैंने बोला नेट डिस्प्लेसमेंट, हालांकि मेरे को नेट वर्ड इसलिए यूज करा बिकॉज एक बार तो यहां पर कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, फिर कुछ हुआ होगा, उसका रिजल्टेंट आया होगा। तो जो रिजल्टेंट हुआ आरपी वेक्टर, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये पहला वेक्टर, उसके हेड पे दूसरे का टेल, ये दूसरा वेक्टर इन द सेम ऑर्डर। तो क्या आरपी वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया? इसका मतलब जो लेफ्ट वाला ट्राइंगल बन रहा है उसका एक रिजल्टेंट बन चुका है। सिमिलरली राइट साइड का देखो, R2 वेक्टर, V2t वेक्टर, इसके हेड पे दूसरी की टेल मतलब सेम ऑर्डर में है, और जो इनका रिजल्टेंट होगा वो भी आरपी वेक्टर आया। इसका मतलब क्या दोनों के फाइनल पोजीशन का जो वेक्टर आ रहा है वो दोनों का कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो मैं यहां से एक बात कह सकता हूं कि आरपी वेक्टर ऑफ पार्टिकल 1 इज इक्वल टू आरपी वेक्टर ऑफ पार्टिकल 2। बच्चों ये जो आरपी वेक्टर पार्टिकल 1 का होगा उसको अपन कैसे लिखेंगे? R1 प्लस v1t। इसका मतलब इसको लिख सकता हूं R1 वेक्टर प्लस v1t वेक्टर। दिस इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर इनटू t। तो बच्चों देखो R2 वेक्टर v2t इक्वल्स टू rp वेक्टर। तो बच्चों ये अपने ट्राइंगल लॉ से इक्वेशंस लिख दी है। अब मुझे यहां पर कुछ इस अकॉर्डिंग अरेंज करना है ताकि अपनी कंडीशन ऑफ कोलिजन बन जाए। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इस R1 को या तो R2 के इधर लिया है तो अपने पास कंडीशन क्या बनेगी? v1t माइनस v2 को इधर ले आते माइनस v2t इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो बच्चों अगर आपसे मैं एक छोटी सी बात पूछूं, किसी वेक्टर को अगर मैं स्केलर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या वो स्केलर हो जाता है या वेक्टर? वेक्टर ही रहता है सर। वेक्टर रहता है। इसका मतलब ये भी अभी भी वेक्टर है, ये वाला भी अभी भी वेक्टर है, ये तो वेक्टर दिख ही रहा है, ये भी वेक्टर दिख रहा है। अब मैं एक और बात पूछ रहा हूं, क्या दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन वेक्टर होता है या स्केलर होता है? वेक्टर होता है। क्या दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन अभी भी वेक्टर ही होगा? इसका मतलब ये पूरा एक वेक्टर है, ये पूरा भी एक वेक्टर है। क्या दोनों वेक्टर बीच में इक्वल साइंस लगे, मतलब कौन सा वेक्टर होगा? इक्वल वेक्टर। और सर इक्वल वेक्टर में ये बात बच्चों ने पढ़ी रखी है कि जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं और डायरेक्शन सेम होते हैं उनको क्या कहते हैं अपन? इक्वल वेक्टर्स। इसका मतलब इस पूरे का जो मैग्नीट्यूड है और इस पूरे का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होंगे, इस पूरे का जो डायरेक्शन है और इस पूरे का जो डायरेक्शन है वो भी बिल्कुल सेम होंगे। इसका मतलब दोनों के डायरेक्शन कैसे हैं? सेम। अगर दोनों के डायरेक्शन सेम है तो सर कौन से वेक्टर डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं? यूनिट वेक्टर्स। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इसका यूनिट वेक्टर इसके यूनिट वेक्टर के बराबर होगा। बिल्कुल। अगर इसका यूनिट वेक्टर इसके यूनिट वेक्टर के बराबर होगा तो क्यों ना अपन यहां पर लिख दे, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि ये जो पूरा वेक्टर है ये कोई एक्स वेक्टर है और ये जो पूरा वेक्टर है ये कोई वाई वेक्टर है। बच्चों मैंने जस्ट एक नाम दे दिया, तो क्या मैं लिख सकता हूं इसका यूनिट वेक्टर इसके यूनिट वेक्टर के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या मैं यूनिट वेक्टर की वैल्यू कैसे निकालते हैं? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। इसका मतलब मैं अगर इसकी वैल्यू लिखनी होगी तो मैं लिखूंगा v1 वेक्टर t माइनस v2 वेक्टर t अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v1t माइनस v2t।
बच्चे मॉड का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड। सिमिलरली यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड R2 माइनस R1। सर यहाँ पर इन दोनों में ऊपर टी कॉमन आ सकता है और नीचे भी टी कॉमन आ सकता है। टी से टी कैंसिल कर सकते हैं। बिल्कुल सर, टी से टी कैंसिल कर देंगे तो अपने पास बन जाएगा V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ V1 माइनस V2 which is equal to R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। तो बच्चों ये अपन ने कहते हैं कि दोनों के डायरेक्शंस भी कैसे हैं, सेम है। बच्चों अगर मान लेते हैं ऑप्शंस इससे मैच नहीं कर रहे और ऑप्शन में यहाँ पर V2 पहले दिख रहा है, V1 बाद में दिख रहा है और यहाँ पर R1 पहले दिख रहा है, R2 बाद में दिख रहा है, तो आप दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करो। बिल्कुल। और दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज दोनों साइड सेम चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तब भी कोई इफेक्ट नहीं आता मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर। तो आपके आंसर्स मैच हो जाएंगे। और सर यहाँ पर बच्चों को हम लोग इन ऑप्शंस को मॉडिफाई करके भी बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। स्टूडेंट्स एक आंसर तो आपका ये हो सकता है, एक सर ने आपको बताया कि माइनस से मल्टीप्लाई करके देख दो तो भी आपका आंसर हो सकता है। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो इक्वेशन लिखी है इसका अगर एक और आंसर हम लोग सोचना चाहें तो क्या ऐसा लिख सकते हैं। बच्चों नोटिस कीजिएगा V12 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ V12 इज इक्वल टू, वहां लिखा है बच्चों R21 वेक्टर अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड। बच्चों क्या इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये भी एक आंसर हो गया। बच्चों देखिए क्या लिखा हुआ है, गिवन वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल सर V12 कैप इज इक्वल टू R21 कैप। बच्चों ये भी एक आंसर हो गया। तो वो अकॉर्डिंगली जैसे भी आपको ऑप्शंस मिल जाए आप अपने आंसर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये वही चीज लिखी है बच्चों जो अभी प्रीवियसली हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया डायरेक्शंस के बारे में। आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन एज वेल एज ऑन कॉलिजन। बिल्कुल सर। लिखा हुआ है कंसीडर द सिचुएशन शोन इन डायग्राम। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए यहां पर एक पार्टिकल है P, यहां पार्टिकल है Q। इनके बीच का सेपरेशन बच्चों आपको दिया है ऑलरेडी, दैट इज 20√3 मीटर। यहां पर पार्टिकल P को 40 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया है, जबकि इसको V से स्ट्रेट अपवर्ड प्रोजेक्ट किया है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दे आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली, जैसा यहां लिखा हुआ है। सोच के देखिए बच्चों, आप लोगों ने एक बात की हुई थी कि जहां भी क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल जाए व्हेन टू पार्टिकल स्टार्ट साइमल्टेनियसली, देन उस क्वेश्चन को अपन रिलेटिव मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ V फॉर व्हिच द टू विल कोलाइड। बच्चों ऑप्शंस बहुत सारे हैं, इसकी अलग इक्वेशन बनाऊं, इसकी अलग इक्वेशन बनाऊं, दोनों को अपन सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम लोग रिलेटिव मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, या इंडिविजुअली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये मैंने पहले ही बोल दिया है। तो चॉइस आपकी है, सोचे हम लोग किससे सॉल्व करें। इस बार हम लोग रिलेटिव से सॉल्व करके, जैसे आपने पहले वाला समझाया। तो बच्चों इस बार रिलेटिव से सॉल्व करके देखते हैं, सो दैट जो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बच्चों चॉइस अपनी है, जो मर्जी उसको रोको, अपने आंसर हर तरह से। बिल्कुल सर। तो सर यहाँ पर अपन पहले इसके कॉम्पोनेंट्स करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो कंपोनेंट्स करके बच्चों अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा स्टूडेंट्स, ये कितना होगा 40 cos 60। और आप जानते हैं बिल्कुल सर 40 cos 60 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। और बच्चों ये वाला जो होगा वो कितना होगा 40 sin 60 √3/2 होता है sin 60 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 20√3 मीटर पर सेकेंड। 20√3 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों हमें क्या करना है, P और Q इनमें से किसी भी ज्वाइन कर देते हैं। बिल्कुल लाइन से ज्वाइन कर देते हैं और एक को रोक देते हैं। बिल्कुल। तो बच्चों अगर हम लोग लाइन से ज्वाइन कर दें तो ये द लाइन ज्वाइनिंग, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q। बिल्कुल सर। अब क्या सोचा था, दोनों में से किसी एक को ऑब्जर्वर बना दे, तो बच्चों Q को ऑब्जर्वर बना देते हैं। बिल्कुल। तो Q को बच्चों मैंने ऑब्जर्वर बना दिया। अब ऑब्जर्वर अगर मैं इसको बना दूं तो बच्चों इसकी वेलोसिटी का क्या करना होगा, इसकी वेलोसिटी खत्म करके इसको अपोजिट डायरेक्शन में देनी होगी, दैट इज V। अब बच्चों अगर ये P इस Q से आके टकराना चाहता है तो P को सीधा सीधा चल के Q के पास आना पड़ेगा। मतलब Q को क्या दिखना चाहिए कि P डायरेक्टली मुझसे आके टकराए। मैं तो रुका हुआ हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, तो मैं अगर रुका हुआ हूं तो सिर्फ Q वहां पर चल रहा है, सॉरी Q रुका हुआ है तो सिर्फ P वहां पर चल रहा है। तो Q क्या सोच रहा है कि मैं तो रुक गया हूं और P डायरेक्टली मेरे पास आके टकराए। तो बच्चों अगर इसको मुझसे टकराना है तो इसके पास वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ भी वेलोसिटीज नहीं होना चाहिए, और वर्टिकल डायरेक्शन में अगर इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए तो इसका मतलब है कि ऊपर जो 20√3 है और जो नीचे Vi है ये दोनों एक दूसरे को वहां पर बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जितनी अपवर्ड उतनी ही डाउनवर्ड कर दे तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो मैं लिख सकता हूं कि V की वैल्यू एग्जैक्टली 20√3 मीटर पर सेकंड के बराबर होनी चाहिए, सो दैट
इस क्यू को इसका वर्टिकल मोशन दिखाई नहीं देगा, इसको सिर्फ कौन सा मोशन दिखाई देगा? हॉरिजॉन्टल। और बिकॉज ऑफ दैट हॉरिजॉन्टल मोशन ये थोड़ी देर बाद इस क्यू से आके टकरा जाएगा। सर अगर मान लीजिए यहाँ पर पूछ लेते कितने टाइम के बाद टकराएगा? हाँ, तो टाइम भी निकाल सकते हैं बच्चों। ये मोशन हमने खत्म कर दिया है जैसा कि हम लोगों ने यहाँ लिखा। अब केवल और केवल इसको ये वाली वेलोसिटी दिखाई दे रही है कितनी? 20 मीटर पर सेकेंड। और इसको क्यू के पास अगर चल के जाना है तो कितना डिस्टेंस कवर करके जाना है? 20√3। तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा, डिस्टेंस जो कवर करनी है वो है 20√3 और जिस स्पीड से कवर करनी है वो कितनी है? 20। तो कितने टाइम बाद आके टकरा जाएंगे? ये 3√3 सेकंड बाद इनके बीच में कोलिजन हो जाएगा। बच्चों आपने नोटिस किया हम लोगों ने डायरेक्टली रिलेटिव लगाया और अपने आंसर्स निकाल दिए। बिल्कुल सर। और इसको आप चाहें तो इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हैं, आंसर्स उससे भी आएंगे। हम चाहें तो दोनों की वर्टिकल वेलोसिटीज जो है उनको भी आपस में इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग रिलेटिव से सॉल्व नहीं करते तो इस तरह से बच्चों हम लोग एक हिंट बना सकते हैं कि P ऐसे जाता और Q ऐसे जाता और दोनों के बीच में यहां कहीं कॉलिजन होता है। बच्चों अगर दोनों को बीच में यहां पर अगर कॉलिजन होना है तो दोनों को सेम टाइम में यहां पहुंचना पड़ेगा। सेकंड थिंग, दोनों की ग्राउंड से जो डिस्प्लेसमेंट है वो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए और दोनों का मोशन अंडर ग्रेविटी, आई मीन दोनों का जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में है? ग्रेविटी। तो ऑब्जर्व कीजिए दोनों का वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटीज जो होता वो सेम होना चाहिए था, सो दैट वो सेम टाइम में सेम एक्सेलरेशन के कंट्रोल में सेम हाइट पर पहुंच के आपस में एक दूसरे से टकराते। तो दोनों की अगर वर्टिकल वेलोसिटी सेम होती तो इसकी वर्टिकल कितनी है? 20√3। तो इसकी भी कितनी होनी चाहिए थी? 20√3। तो चॉइस इज योर्स, जिस पे प्रैक्टिस अपनी सबसे अच्छी हो जाए उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 particles are projected from the 2 towers simultaneously as shown in figure. What should be the value of D for their collision? अब बच्चों यहाँ पर बोला है for their collision, क्या D की वैल्यू होनी चाहिए? तो एक चीज सोच के बताएं, अगर कोलिजन हो रहा है तो क्या वो कहीं ना कहीं यहाँ से जो पार्टिकल P है वो कुछ इस अकॉर्डिंग ऑब्लिक मोशन करेगा? हाँ। और ये जो पार्टिकल Q है वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। इसका मतलब कहीं इस जगह स्पेस में कहीं कोलिजन हो सकता है। हाँ। तो ये भी अपनी पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर आया और ये भी अपनी पोजीशन से थोड़ा सा नीचे आया, तो क्या इनके वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स में फर्क आया? अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फर्क आया तो क्यों ना अपन रिलेटिव मोशन वर्टिकल डायरेक्शन लगा देते हैं। अगर मैं रिलेटिव मोशन वर्टिकल डायरेक्शन लगाता हूं तो मैं बात कर रहा हूं सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन की, तो ध्यान दीजिएगा क्या इसके पास वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है? नहीं। इसका मतलब इसका वर्टिकल डायरेक्शन का जो u है वो कितना है? 0। बच्चों इसके पास 100% वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है। बिल्कुल। अगर मैं 10√2 का कंपोनेंट इधर लेता हूं तो 10√2 cos 45 एंड cos 45 इज 1/√2, तो ये आएगा 10 रह जाएगा, तो ये 10 मीटर पर सेकंड ux हो गई। बिल्कुल सर। और सिमिलरली 10√2 sin 45 फॉर द वर्टिकल वन, तो अगेन ये क्या हो गया? इसका uy फॉर पार्टिकल p दैट इज इक्वल टू अगेन 10 मीटर पर सेकंड। और बच्चों इसको भी लिख सकते हैं मैं ux ऑफ पार्टिकल p। बच्चों ये 10 मीटर पर सेकंड है, ये पार्टिकल q का ux है। तो अब मेरे को बात करनी है इस वर्टिकल डायरेक्शन की, तो ध्यान दीजिएगा सर किसी का भी एक के रेस्पेक्ट में अपन काम कर लेते हैं। सपोज मैं Q के रेस्पेक्ट में काम कर रहा हूं, तो विद रेस्पेक्ट टू Q मेरे को वर्टिकल डायरेक्शन की बात करनी है। तो ध्यान दीजिएगा मैं क्या लिख रहा हूं? विद रेस्पेक्ट टू Q। तो अगर मैं इक्वेशन लगाता हूं S इक्वल्स ut प्लस हाफ at²। बच्चों ध्यान दीजिएगा क्या इसके ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो -g डाउनवर्ड है, इसके पास भी वर्टिकल डायरेक्शन जो एक्सेलरेशन वो -g डाउनवर्ड है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर a रिलेटिव इन दोनों के बीच में 0 होगा। बिल्कुल, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। बिल्कुल सर, सेम। दोनों का मतलब बच्चों में डायरेक्ट लिख दूं ये -g और इसका भी क्या होगा? -g। तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरे क्या होगा? 0। क्यों अपन क्या लिखेंगे? AP minus AQ। AP minus AQ मतलब -g minus of -g, that will get 0. Similarly, displacement of P with respect to Q, displacement of P with respect to Q। तो सोचो Q ने अपने आप को रेस्ट माना, उसके वो अपन ने ऑब्जर्वर मान लिया, तो उसके रेस्पेक्ट में पार्टिकल P वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर आएगा। अगर वो ऊपर आएगा तो डायरेक्शन कैसा हुआ? पॉजिटिव। इसका मतलब इतना ऊपर आना पड़ेगा। ये कितना हुआ वो चेक करते हैं, ये 10, बिल्कुल ये 20, दोनों के बीच गैप कितना है? 10। इसका मतलब 100% उसको 10 मीटर ऊपर आना पड़ेगा। बिल्कुल, वर्टिकल डायरेक्शन। इसलिए सर पॉजिटिव साइन लगाना या मत लगाओ, बात बराबर है, वो पॉजिटिव ही रहेगा। अब बच्चों रही बात इनिशियल वेलोसिटी की, वर्टिकल तो बिल्कुल सर, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू q इन द वर्टिकल डायरेक्शन ओनली। सर अगेन 10, बिकॉज देखो सोचो क्या मैं इसको लिख सकता हूं u ऑफ p माइनस u ऑफ q इन y डायरेक्शन ओनली, तो दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 0 अगेन 10 मीटर पर सेकंड अपवर्ड्स। पॉजिटिव है तो सर अपवर्ड मान लेते हैं उसको।
तो यहाँ पर ये टर्म अपन ने सिर्फ डेटा निकाला है कि क्या क्या चीज अपने को पुट करनी है। अपन सिर्फ कौन सा डायरेक्शन लगा रहे हैं, वाई डायरेक्शन की लगा रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आई अपने पास 10 और वेलोसिटी आई 10 इनटू टी और दूसरी टर्म हो गई 0। ए रिलेटिव 0 है। बिल्कुल सर, इसका टी इक्वल टू आ गया 1 सेकंड। मतलब 1 सेकंड बाद एक सेकंड दोनों कोलाइड हो जाएंगे। बच्चों 1 सेकंड बाद दोनों कोलाइड हो जाएंगे, मतलब 1 सेकंड बाद पार्टिकल यहाँ कहीं होगा, ये वाला पार्टिकल यहाँ पर होगा और दोनों कोलाइड हो जाएंगे। बिल्कुल। बच्चों ये तो सिर्फ टाइम आया, पर अपने यहाँ पर टाइम नहीं पूछा है डी की वैल्यू क्या होगी ताकि उनका कोलिजन हो जाए। अच्छा ये बताओ, ये डी डिस्टेंस कवर हो रहा है, ये कौन कौन सी वेलोसिटी से कारण कवर हो रहा है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कारण। इसका मतलब पी वाला पार्टिकल का ये 10 मीटर पर सेकंड, क्यू वाले की ये वाली 10 मीटर पर सेकंड। क्या ये दोनों ऐसे आ रहे होंगे, इस कारण डी कवर हो रहा है? बिल्कुल। तो बच्चों 1 सेकंड में हॉरिजॉन्टली इनको ऐसे आके मिलना और यहाँ पर आके टकरा जाएंगे। बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अगेन विद रेस्पेक्ट टू क्यू की बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, विद रेस्पेक्ट टू क्यू इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, तो क्या क्यू को रोक दो, पी को उसकी वेलोसिटी दे दो इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब इसके पास एक और 10 मीटर पर सेकंड आ गया और अपन ने इसकी वेलोसिटी को हटा दिया। बिल्कुल, टोटल 20 हो गया। इसका मतलब 20 मीटर पर सेकंड से ये राइटवर्ड आ रहा है और इसको टिल यहां तक पहुंचना है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कवर करनी है और ये डी उसी से अपने को मिल जाएगा। तो आई कैन से डी इज इक्वल टू यू रिलेटिव इन एक्स डायरेक्शन इनटू टी। अब बच्चों यू रिलेटिव कितना आया 20, तो आई कैन से दिस इज 20 इनटू टी की वैल्यू आ गई 1, तो आंसर हो गया 20 मीटर एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डी व्हिच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। बिल्कुल।